अक्टूबर में सताएगी तीसरी लहर। एनआईडीएम ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। बच्चों पर मंडरा रहा लहर का कहर। आशंका में दम, सुविधाएं हैं कम। बच्चों की वैक्सीन का अभाव बड़ी चुनौती। बढ़ाओ सुविधा, बचाओ भविष्य। तीसरी की चेतावनी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के अभी केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन अक्टूबर का महीना खतरे से भरा हो सकता है। अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की पीक की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी एनआईडीएम ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें तीसरी लहर की चेतावनी है। बताया जा रहा है तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास पीक पर पहुंच सकती है। कमेटी ने इस दौरान बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को भी बड़ों के समान ही खतरा है। आज बात इसी पर हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय। और डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी अस्पताल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, सिर क्यों घुमा हुआ है? इसलिए क्योंकि पहले कहा गया बच्चे खतरे की जद में होंगे, फिर कहा गया बच्चों पर खतरा नहीं है, और अब एक बीच का रास्ता बताया जा रहा है कि फिलहाल तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि बच्चों पर इसके असर को लेकर प्रिडिक्शन किया जा सके, लेकिन बच्चे खतरे के दायरे में हैं। हम निष्कर्ष क्या निकालें? स्वप्निल जी, अभी तक जो आयु वर्ग है जिसको भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो बच्चे ही हैं। और बच्चे ज्यादातर क्योंकि स्कूलों से भी दूर रहे, खेलों से भी दूर रहे और बाकी के आयोजनों से भी दूर रहे, वो घर पर ही रहे, तो उनका जो एक्सपोजर जो होना चाहिए, जिससे जो हर्ड इम्यूनिटी आनी चाहिए, वो हर्ड इम्यूनिटी पूरी तरह से नहीं आ पाई। इसीलिए ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर कोई टारगेट हुआ तो सबसे पहले बच्चे होंगे, क्योंकि जो युवा थे वो लगातार एक्सपोज होते रहे। युवाओं को और 18 साल से ऊपर वालों को सबको टीकाकरण हो चुका है या कोरोना हो चुका है, और या वो किसी किसी रूप में हर्ड इम्यूनिटी के करीब करीब उसमें है, पास में है, उनको हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, तो एक्सपोजर उनका रहा। सबसे ज्यादा जो अनएक्सपोज जो रहे वो बच्चे रहे। और बच्चों में क्योंकि बाकी टीकाकरण होना चाहिए था, वो बाकी वाला जो रेगुलर टीकाकरण है वो टीकाकरण भी सफर हुआ इस कोविड की वजह से, घर से बाहर नहीं निकलने की वजह से, अति सुरक्षा की वजह से। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो खास तौर से 12 से 18 वाला, जिसके लिए वैक्सीन की तैयारी तो चल रही है। कुछ कंपनियां 3 डोज वाली वैक्सीन लेके आ रही है, जो पहले दिन लगने के बाद में 3 सप्ताह और 6 सप्ताह में दूसरी और तीसरी डोज लगेगी। तो यही कुछ कारण हैं। उसके अलावा जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसमें भी जो लैंसेट नामक जो हमारी एक मेडिकल की जो बहुत ही जिसको कथन है बाइबल है, उस पत्रिका में कुछ ऐसे लेख प्रकाशित हुए, कुछ रिसर्च प्रकाशित हुई, जिसमें ये कहा गया कि जो वेरिएंट्स है, उन वेरिएंट्स के ऊपर जो एंटीबॉडीज बन रही है वो 5 गुना कम तक बन रही है। जो पहले डेल्टा था, उसके बाद डेल्टा प्लस आया, और अभी वेरिएंट्स के और आने की संभावना है। कुछ बाहर के देशों में ये वेरिएंट्स आ चुके हैं। तो ये जो संभावना है वो ये बताती है कि, और इनके ऊपर जितनी भी स्टडी हो पाई, चाहे वो कम हुई हो, कि जो एंटीबॉडी का जो टाइटर बन रहा है वो बहुत कम बन रहा है, 5 गुना कम तक बन रहा है। यही कुछ ऐसी चीजें हैं स्वप्निल जी, जो हमें इस खतरे के और इशारा करती है। बिल्कुल। और डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, चिंता की बात कहा यह गया है कि चिंता की बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराएं नहीं।
अब मैं ये कह रहा हूं कि संसद में 2015 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि बड़ी आबादी का पाला उन्हीं से पड़ता है, वहां पर बच्चों के डॉक्टर्स की 82% तक कमी है। अब उसे पूरा करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर तो कुछ होते मैंने देखा नहीं। हो सकता है इसमें सुधार आया हो, लेकिन सुधार भी कितना आया होगा? हो सकता है 40% अभी भी खाली हो। तो हम बच्चों से लड़ने के लिए अगर तैयार हैं, एनआईडीएम खुद कह रहा है कि हमारी तैयारियां कम है, हमारी सुविधाएं बच्चों के लिहाज से कम है, तो हम जो भी करेंगे वो तो एक सब्स्टिट्यूट प्रयास होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। हम जो बात कर रहे हैं, एक तो थर्ड वेव की और एक दूसरा थर्ड वेव क्या बच्चों को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। और इससे एक महत्वपूर्ण जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, क्या ये थर्ड वेव किसी वेरिएंट ड्रीवन होगी? ये सब अभी भी सवाल है हमारे पास। या जो वेरिएंट होगा हमारा अभी कौन सा कम्युनिटी में सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है? जिस तरह से 3 वेरिएंट की बात करें, डेल्टा, उसके अलावा हम डेल्टा प्लस और लैम्डा वेरिएंट। बट अभी इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो अभी आपने भी पूछा कि बच्चों के लिए हमारे पास इनएडिक्वेट जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज है वो इनएडिक्वेट है। ये बात तो रिपोर्ट के अंदर भी है इसके अंदर। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए, हमने फर्स्ट वेव के अंदर देखा और सेकेंड वेव के अंदर भी देखा। चाहिए फर्स्ट में आपका अल्फा वेरिएंट था बहुत ज्यादा, और सेकेंड के अंदर हमारा कॉमनली डेल्टा वेरिएंट था। बच्चों में बीमारी की गंभीरता तो नहीं देखी गई है। बट अब इसमें क्वेश्चन हम ये नहीं बात कर रहे कि गंभीरता कितनी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की बात की जा रही है। तो जो वेव है हमारी, एक तो वेरिएंट ड्रीवन होगी और दूसरा हमारा जो अनवैक्सीनेटेड लोग होंगे उनको अफेक्ट करेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बाकी देश है उनमें भी हमने ऐसे देखा है कि अगर यूके की भी बात करें, वहां पर फोर्थ वेव है, तो जो फोर्थ वेव भी है वो ज्यादातर जो अफेक्ट कर रही है वो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को कर रही है। अब इसके अंदर नॉन वैक्सीनेटेड में भी एक चीज और ग्रुप आ गया आपका, बच्चे जो कि कोमॉर्बिड वाले हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ अन्य तरह की बीमारियां हैं, तो उन पे अंदेशा जताया जा रहा है कि उनको ये ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो ये सब, और इसके साथ साथ हम जो अभी स्कूल ओपनिंग की बात भी कर रहे हैं, और हमारी जो वैक्सीनेशन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी वर्ल्ड वाइड 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और हमारे हिंदुस्तान में जो ज़ाइकोव डी आई है 12 साल के बच्चों के लिए, वो भी रोल आउट होते होते अक्टूबर हो जाएगा, और जिसकी 3 डोजेज होगी। 3 डोजेज की बात करें तो 56 दिन में पूरा कंप्लीट होगा। 56 दिन मतलब आप ये और मान के चलिए कि उसके भी आगे और 2 महीने अगर अक्टूबर में वो शुरू भी होती है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर है, इसलिए जो है इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हमारी जो इनएडिक्वेट एग्जिस्टिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो बच्चों के लिए इनएडिक्वेट है, exactly. उसको हम पूरी तरह से रैंप अप कर लें। बिल्कुल। और जिस तरह से पुरानी स्टडीज कह रही थी कि एक दिन में 4 लाख तक मामले आ सकते हैं, एक दिन में 3.5-4 लाख 5 लाख तक मामले आ सकते हैं, वो कुछ एक समय के लिए रहेंगे और वही पीक की ओर इशारा होगा। लेकिन चिंता की बात डॉक्टर रमेश जोशी क्या है कि अभी तो हम यही श्योर नहीं है कि दूसरी लहर चली गई। अभी तो दूसरी लहर है और हम तीसरी लहर से लड़ने की बात कर रहे हैं। स्वप्निल जी, आपकी बात कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक नहीं। कुछ राज्यों को देखा जाए तो वहां पर केसेस बहुत ज्यादा है, वहां पर ये बात आज भी सही है। और कई सारे राज्य जो, जैसे राजस्थान को ही हम एक उदाहरण के तौर पर लें, ये केसेस 10 से भी नीचे आ गए हैं। जो डेथ है वो कई लंबे समय से डेथ 0 पर है। 31 जिलों में से करीब 28-29 जिले 30 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो केसेस की जो संख्या है वो 0 पर है। तो इस तरह से हम कई सारी जगह पे तो इस दूसरी वेव से निकल चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र है, तो इन जगह पर अभी भी केसेस हैं और हम उसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि वहां पर दूसरी वेव अभी समाप्त नहीं हुई है। इसी भी स्वप्निल जी में आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि गांवों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू डेट नहीं है, पूरा नहीं है। तो मैं इससे 100% सहमत हूँ। हम जैसे जैसे पेरिफेरी की ओर बढ़ते हैं, गांवों की तरफ बढ़ते हैं, रूरल एरियाज की तरफ बढ़ते हैं, हमारी जो पीएससी है, रूरल पीएससीज है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पेडिट्रिशियन करीब नहीं है, 0 है। पेडिट्रिशियन कौन बनता है? किसी भी क्लास में जो
कैंडिडेट्स होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, यानी जो टॉपर होता है, वो पॉलिटिक्स जैसा सब्जेक्ट लेता है। अब उसके बाद उसकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो गांव में जाकर के सेवाएं नहीं देगा क्योंकि उसको संसाधन वहां नहीं मिलते। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वहां पर जो स्टाफ की जो ट्रेनिंग है वो भी करीब करीब नील के करीब आसपास ही है, संसाधन नहीं है, ऑक्सीजन बेड्स नहीं है। उसके बाद अगर हम संसाधनों की और बात करें तो जो लैरिंगोस्कोप्स होते हैं, पैरेटिक लैरिंगोस्कोप्स, वो नहीं है, पैरेटिक मास्क नहीं है, पैरेटिक आईवी सेट्स नहीं है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन जनरेशन के जो प्लांट्स होने चाहिए उन तक हमारी पहुंच नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अगर पूरे भारत को एनालाइज किया जाएगा तो सबसे जो वीकेस्ट जो हमारा पार्ट है, यानी सबसे जो कम विकसित जो हमारा एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण पीएससीआं है। इनको स्ट्रेंथन करने की बहुत सख्त आवश्यकता है अगर हमें आने वाले समय में इन किसी भी प्रकार की, जिसको आप तीसरी वेव का नाम दे दें या कुछ और नाम दे दें, या जो आसन्न जो खतरा है उस खतरे से अगर लड़ना है तो हमें गांवों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सरकारों ने जो शहरों के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीच में विकसित किया है, मैं इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं, लेकिन गांव हमारे आज भी इन सभी सुविधाओं से महरूम हैं, वंचित हैं, और काफी लंबा समय लगेगा जब वहां तक हम ठीक से सुविधाएं पहुंचा पाएंगे। और पेडिट्रिशियन तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी दे पाएंगे। पेडिट्रिशियन है वो गांव में जाने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर डॉक्टर्स में बढ़ता है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वो डॉक्टर कभी भी गांव में जाकर के अपनी सेवाएं नहीं देंगे। वो जो हाईटेक जो एरियाज हैं, शहर हैं, जहाँ पर उनको उनकी मेहनत का पैसा सैलरी के रूप में या किसी रूप में मिलता है, वो लोग उन्हीं स्थानों को चयनित करेंगे अपने कार्यक्षेत्र के रूप में। ठीक है, स्वप्निल, हम जिस पीरियड में ये तीसरी लहर की बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर, देखिए जब वो पीक पकड़ेगा और फिर वो डाउन की तरफ जाएगा, इसी पीरियड में नवरात्र और दीपावली हैं। अब रातों रात तो ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के प्रयास हुए, लेकिन रातों रात तो उसको पूरी तरह मजबूत बनाया नहीं जा सकता। तो प्रयास इस तरह के होने चाहिए मेरे हिसाब से कि जहां पर आपने अच्छे प्रयास कर लिए हैं वहां पर एक पोर्शन, भले ही आप एक स्मॉल पोर्शन कीजिए 5% का या 10% का, लेकिन उतना पोर्शन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया जाए फिलहाल अभी शुरुआती तौर पर, ताकि एक मानसिक शांति मिलती रहेगी कि कम से कम अगर बच्चे प्रभावित होना चालू होते हैं और धड़ाधड़ होते हैं तो हमारे पास एक पोर्शन, भले ही शहरों में सही, गांव से ले आएंगे शहरों तक बच्चों को, लेकिन हमारे पास होगा। हमें एम्बुलेंस भी उनके लिए अलग रखनी होगी। इस तरह की एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अब मैं आ रहा हूं उस बात पर जो मैं आपसे डॉक्टर समीर करना चाहता हूं। हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, जब पानी नाक के ऊपर जाता है उसके बाद कड़े फैसले लेते हैं। एकमात्र कड़ा फैसला टाइम पर लिया गया वो पिछले साल का पहला लॉकडाउन था जो सेंटर ने लगाया था। उसके बाद सारे फैसले हम डिले होकर लेते रहे। लगातार साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि तीसरी लहर की आशंका है, और अब तो जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी खुलकर बता रहा है कि भैया पीक भी कब पकड़ेगा। और इस बीच हम स्कूल खोल रहे हैं, इस बीच हम बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज खोल रहे हैं। इस तरह तो नहीं चल सकता। साइंटिफिक कम्युनिटी को सुनना पड़ेगा सरकारों को। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने अभी बात की कि जो थर्ड वेव के लिए हम अभी क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव स्टेप्स सारे ले सकते हैं। जो फिलहाल जैसा लास्ट टाइम भी हमने देखा कि स्पेसिफिकली हमारे जो केसेस बढ़ते भी हैं, और जो 4th सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आई उसमें भी दिखाया गया है कि लगभग 40 करोड़ के लोग के करीब लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं। स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर भी बात करें तो बच्चों के अंदर भी जो सीरो पॉजिटिविटी वो इसी तरह की है कि 60% के करीब बच्चे इनफेक्ट ऑलरेडी हो चुके थे, बट ससेप्टेबल बच्चे भी अभी काफी ज्यादा हैं। तो अब इस चीज को हम हमारा जो फिलहाल अभी का समय जैसा हम देख रहे हैं, अक्टूबर के अंदर सभी तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, और फेस्टिव सीजन के बाद पिछली बार भी हमने देखा था कि केसेस एकदम से अधिक बढ़ गए थे। और साथ के साथ जो स्कूल ओपनिंग की बात आपने कही थी कि स्कूल ओपनिंग के लिए एक तरह की पॉलिसी तो हम नहीं कर सकते सभी जगह पर, वो हमें देखना पड़ेगा कि जहां पर अभी केसेस बिल्कुल जीरो है और बहुत कम है पॉजिटिविटी रेट, उनके अंदर एज ए पायलट की तरह हम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास हमने यूके वगैरह में भी देखा कि स्कूल ओपनिंग के बाद से कुछ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हुए हैं और केसेस काफी ज्यादा देखने को मिले। इवन अभी हम भारत की भी बात करें तो हिमाचल वगैरह के अंदर भी जैसे ही स्कूल ओपन हुए थे वहां पर भी केसेस एकदम से बढ़े हैं। तो स्कूल की जब तक
एसओपीज पूरी तरह से ना आ जाए। स्कूल और वैक्सीनेशन को तो हालांकि हम लिंकेज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन का जिस तरह से मैंने बताया कि रोल आउट होते हुए काफी समय लग जाएगा और वैक्सीन अभी सिर्फ 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही उपलब्ध होगी। स्कूल में सिर्फ हम लोगों को एसओपी में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा स्कूल स्टाफ और हमारी जो फैकल्टीज होंगी, टीचर्स होंगी, वो दोनों डोजेस से फुली वैक्सीनेटेड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। वेंटिलेशन का ख्याल रखना जरूरी है। तो ये सब चीजों को हमें देखकर धीरे धीरे इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर रमेश, अगर मैं आपसे बात करूं, आप दोनों से बातचीत करते करते मुझे काफ़ी अरसा बीत चुका है और कई सारी आप लोगों की कई बातें आज भी मेरे दिमाग में टिकी हुई हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं स्कूल स्टाफ को 100% हम वैक्सीनेट भी कर दें दोनों डोजेस से, तब भी वो कैरियर तो होंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की। इसलिए मैं एक और चीज़ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बच्चों के लिए एक वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल बड़ों से ज़्यादा मजबूती से इसका पूरा होना चाहिए। उसी के बाद बच्चों को वैक्सीन लगे, वो भी पहले जो बीमार बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि अब हमारे दर्शक इस बात को लेकर डरें कि जो तीसरी लहर आने वाली है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो अगर आप लापरवाह हो गए तो कम से कम बच्चों को लापरवाह ना होने दें, आप भी सुधरें, लेकिन उन्हें लगातार स्ट्रिक्टली अंडर मॉनिटर रखें। क्योंकि यहां पर डॉक्टर रमेश आपकी बात आएगी, जो बच्चे पहली या दूसरी लहर में कोरोना के शिकार हुए और फिर जब वो ठीक हुए, उनकी इम्यूनिटी या तो कमजोर थी या वो पहले से किसी तरह से बीमार थे, जैसा कि डॉक्टर समीर ने बताया, लेकिन ठीक होने के बाद कोविड इफेक्ट के तौर पर उनमें MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया, जो कि दुर्लभ होता है लेकिन बेहद गंभीर होता है। और बच्चों में सबसे ज्यादा यही पोस्ट कोविड इफेक्ट देखा गया और ये बेहद डरावना है। ये क्या होता है और क्यों डरावना है, ये आप समझाएं। स्वप्निल जी, आपने फिर एक और अच्छी बात कही है कि बच्चों के अंदर जो असर है वो बड़ों से थोड़ा भिन्न है, और बच्चों की जो इम्यूनिटी का जो स्तर है, या उसको कहें हम जो क्वालिटी ऑफ द इम्यूनिटी है, वो बड़ों के क्वालिटी ऑफ इम्यूनिटी से अलग है। तो उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं बॉडी में, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे किडनीज हो, चाहे ब्रेन हो, तो इनके अंदर एक विशेष प्रकार की स्वेलिंग आती है इस कोविड के हो जाने के बाद में। वो जाकर के इनको लंबे समय तक बहुत ज्यादा परेशान करती है। और कई ऐसे बच्चे जो कि कोमॉर्बिड डिजीज वाले हैं, जैसे कि डायबिटीज 1 वाले जो बच्चे हैं, या जन्मजात विकलांगता वाले बच्चे हैं, या और जन्मजात कुछ ऐसी लो इम्यूनिटी वाले जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनको ये विशेष तौर पे परेशान करता है और करेगा। और ऐसे कुछ केसेस देखने में आए भी हैं। तो हमारा जो सारा फोकस है वो इन बच्चों को लेकर के, और ये मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी जो कॉम्प्लिकेशन है, इसको टारगेट करके हमारी ट्रेनिंगें भी और की जानी चाहिए। जी, अभी से तैयार रहना पड़ेगा, अभी से सावधान रहना पड़ेगा। और जो हमारे पेडिट्रिशियन हैं, या जो पेडियाट्रिक के हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले स्टाफ है, जो NICU में काम करते हैं, MICU में काम करते हैं, बच्चों में कुपोषण बहुत पाया जाता है। तो ये जो स्टाफ और ये ट्रेनिंग लगातार दी जानी चाहिए। और जो हमारा वैक्सीन इन बच्चों को मिलने वाला है, वो वैक्सीन जितना जल्दी प्रारंभ हो सके 12 से 18 साल वाले बच्चों का, तो ही जाकर के हम इस चीज को ठीक से बचा पाएंगे। ठीक है। और डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम IITs भी लगातार अपनी तरफ से सर्वेस कर रही है, रिसर्च कर रही है, और दूसरी अभी IIT ने कुछ दिनों पहले कहा कि तीसरी लहर आना पक्का है, और अभी एक नई रिसर्च करके आए कि बोले इसकी आशंका न के बराबर है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं केरल में स्थिति बिगड़ती चली गई, ऐसे में जो चिंता की बात NIDM की रिपोर्ट बोल रही है वो ये बोल रही है कि एक दिन में 3.5 से 4 लाख तक मामले आ सकते हैं। यानी इसका मतलब यही है कि हम बैक टू मार्च अप्रैल पहुंचने की स्थिति पर आ सकते हैं। अब चूंकि
प्रिवेंटिव मॉडल एक सामने रख रही है ये रिपोर्ट और ये बता रही है कि हमारे पास क्या क्या और कितनी संख्या में होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, हम उस आइडियल स्टेट से, जो कि वो रिपोर्ट कह रही है आइडियल, मुझे लगता है उससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उस आइडियल स्टेट के हम कितने पास हैं या कितना दूर है, कंसीडरिंग अर्बन एंड रूरल बोथ पॉपुलेशन? जी 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 बिल्कुल। देखिए ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो इसमें जो कोविड है हमारा वो अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा हम देखते हुए भी आ रहे हैं। सेकेंड वेव के लिए जिस तरह से हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था और जिस तरह की हमारी सेकेंड वेव आई, आप बात कर रहे हैं जो ये प्रिवेंटिव के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए जो ये रिपोर्ट आई है, इसके तो अभी हम आप हमेशा रूरल एरियाज की बात करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो रूरल क्या अभी अर्बन में भी हम उससे काफी हद तक मतलब वो हमने अचीव नहीं किया। अर्बन में भी अगर हम स्पेसिफिकली पेडियाट्रिक आईसीयू की बात करें, या फिर इसमें जो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कोमॉर्बिड हमारे चिल्ड्रन है उनको वैक्सीनेशन करना है, हमारे जो पेडियाट्रिक सेंटर्स की जो शॉर्टेज है, हमारे जो कोविड वार्ड बच्चों के लिए जिनको रीस्ट्रक्चर करना है ताकि पेरेंट्स को भी उसमें अकोमोडेट किया जा सके, या बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, या बच्चों में होम केयर के लिए, तो ये सब चीजों में तो अभी अर्बन एरियाज पे भी काम नहीं हुआ है, तो रूरल एरियाज तो काफी दूर की बात है। रही बात आपने जैसा बताया कि केरल वगैरह के अंदर भी हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, और वहां पे स्पेसिफिकली आप देखें तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस जितने काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं, जो डबल वैक्सीनेशन के बाद भी देखे गए हैं। तो अब इसमें एक चीज महत्वपूर्ण आ जाती है। देखिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है डबल वैक्सीनेशन के बाद, पर चिंता का विषय यहाँ पर यह रहता है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड है, तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वाले लोग हैं ये एज ए कैरियर उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए घूम फिर के बात आ जाती है अनवैक्सीनेटेड वाला ग्रुप। तो इसमें हमारा अनवैक्सीनेटेड वाला ग्रुप जो ससेप्टेबल ग्रुप है, जिनको ना तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना ही वैक्सीनेशन लगा है, और हमारे बच्चों वाला ग्रुप उनमें तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, और दूसरा काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं मिली है। तो हर तरह से इसको अगर हम देखें तो इस चीज के ऊपर इसीलिए ये आप बताया जा रहा है कि पैनिक नहीं होना, पर ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें अभी अनवैक्सीनेटेड ग्रुप भी है और हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली बच्चों के लिए उस तरह से प्रिपेयर नहीं है। एक और आंकड़ा जो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूँ, डॉक्टर रमेश जोशी आपसे मैं बात कर रहा हूँ। पहली लहर में जो आरटीपीसीआर टेस्ट बच्चों के हुए थे, 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई। ऐसे में गोलमोल बात करने की जगह सीधे सीधे बताना चाहिए कि भैया ग्राफ ऊपर जा सकता है ना। हम लाग लपेट वाली भाषा या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर सरकारों को भी नहीं करना चाहिए कि आप देख लें, हम उस समय की कंडीशन के हिसाब से बोलेंगे। नहीं, अब जो प्लान चाहिए, जो लड़ाई की रणनीति बनानी है, वो आज के आज बनानी है और उस पर इंप्लीमेंटेशन चालू करना है। यही वक्त की डिमांड है, क्योंकि कल को आप प्लानिंग बना भी रहे होंगे तो ये भूल जाएंगे कि 2 बड़े त्योहार लगे हुए हैं जिसे देश मनाएगा। स्वप्निल जी, ये दोनों त्योहार भारत के अगर संबंध में हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। दिवाली है, दिवाली तो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, और भारत के अलावा भी कई सारे और देशों में भी इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खुशी का त्योहार है। उस खुशी के अंदर हम बाकी की चीजों को नकार जाते हैं। और उसके अलावा जो आपने आरटीपीसीआर की जो बात करी है टेस्ट की, नंबर 1 तो बच्चों के अंदर आरटीपीसीआर जो टेस्ट हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हुए हैं, और उसके बाद जो भी टेस्ट हुए हैं उनकी जो पॉजिटिविटी रेट है वो नियमित रूप से आगे बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इन सभी जो ग्रुप्स हैं, जो 12 साल से 18 साल वाले हैं, उनके लिए इन टेस्ट को बढ़ाया जाना चाहिए। एक सर्विलेंस जो वर्ड है कि सर्विलेंस बढ़ाया जाना चाहिए, और सर्विलेंस के आधार पर उन एरियाज को चिन्हित किया जाना चाहिए जिन पर हमारा फोकस बढ़े, तो जाकर के हम ठीक से इसकी प्लानिंग कर पाएंगे कि इस आने वाले जो संभावित थर्ड वेव है उसको किस तरह से रोका जा सके, या इसके जो होने वाले जो संभावित डैमेज है उसको कैसे कम से कम किया जा सके। और बच्चों के अंदर जो आपने बताया था कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, या बच्चों को उसके होने से रोका जा सके, उसकी सिवियरिटी को कम किया जा सके,
ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं जिन पर हमारी चिकित्सा बिरादरी को बहुत अभी और डिस्कशन की जरूरत है, अभी और तैयारी की जरूरत है। सरकारों को तैयारी की जरूरत है, सरकारों को अलर्ट समय समय पर जारी करना पड़ेगा और इनको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम हमारे जो आने वाली जो भावी युवा पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित कर पाएंगे। अन्यथा हमारे लिए आने वाला जो समय है, जैसे आज अगर किसी 60-70 साल वाले नागरिक को कोविड होता है तो उसने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा जी लिया, लेकिन अगर आज 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे को अगर होता है तो उसे तो कम से कम 80 साल और जीना है और इसके साइड इफेक्ट्स के साथ अगर उसको जीना पड़ता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ एक बच्चे को जीना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति होगी। तो इस सब के लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से सभी को। और इसी तैयारी की कड़ी में एक और अहम सवाल डॉक्टर समीर मैं आपसे लेना चाहता हूं। देखिए, अगर मैं गलत हूं ना तो आप मुझे पूरी तरह से नकार दीजिएगा और जैसे शब्दों में नकारना है नकार दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम नहीं जानते वायरस कैसा बिहेव करेगा, तो हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो बच्चों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि वो बच्चों को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि सीरो सर्वे जो हुआ था, जिसको बार बार कोट किया जा रहा है, उसने ये बताया कि 25.3% बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं। और अगर उसको मैं ये लेटेस्ट NIDM रिपोर्ट के साथ मिला के देख लूं तो देश के लगभग 60 से 70% बच्चों पर कोरोना का खतरा बुरी तरह से मंडराएगा, अगर मैं इस रिपोर्ट को सही मान लूं तो। अब ऐसे में एक और अहम चीज की जरूरत पड़ सकती है अगर बच्चे संक्रमित होने लगे, तो वो है PICU, जो कि देश की आबादी और बच्चों की संख्या के लिहाज से गिनती के हैं, वो भी बड़े शहरों में। उस हद तक नौबत जा सकती है क्योंकि हम नहीं जानते वायरस कैसा है। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया, और जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो ये वेव्स आती है आपके जो भी है वेरिएंट ड्रीवन होती है। अब नई तरह का कोई और वेरिएंट अभी सर्कुलेट हो रहा है, ये हमें पता नहीं, और वो वेरिएंट किस तरह से बिहेव करे ये भी हमें नहीं पता। तो इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है कि हाँ, हमें सतर्कता, ठीक है, अभी डेटा के बेस पे हम काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड डेटा आता है कि हमने देखा दोनों वेव के अंदर कि उनमें गंभीरता नहीं देखी गई है और बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखा गया। हाँ, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि नया कोई आने वाला इस तरह का वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा हो जो किस तरह से आगे अफेक्ट करे। तो इस वजह से हमें प्रिवेंटिवली और प्रोएक्टिवली जिस तरह की जो रिपोर्ट आई है उन सब चीजों को हमें फुलफिल करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो अब हमें रणनीति की जरूरत है और वो अब से ही बन जाए और लागू हो जाए, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस